हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे आने वाली सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। मतलब जो आपके प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा है उसके शिक्षण का एक उद्देश्य क्या है। तो पहला विकल्प है बच्चे में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास, बच्चों में सदा दूसरों की बात सुनने की आदत का विकास, बच्चों में तीव्र गति से पढ़ने की कुशलता का विकास, बच्चों में तीव्र गति से लिखने की कुशलता का विकास। देखिए दोस्त, यहाँ पे जो आपका पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही कि बच्चों में अपने बात कहने की उत्सुकता का विकास। ठीक, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है कम से कम बच्चा अपनी बात को कह पाए, अपनी बात को कहने के लिए उत्सुक हो पाए, शर्माए नहीं, घबराए नहीं। ठीक है। और दूसरा विकल्प देखिए, बच्चों में सदा दूसरे की बात सुनने की आदत का विकास। मतलब बच्चा सदा दूसरे की बात सुने ही, उसके बदले में कोई प्रतिक्रिया ना करे। तो ये आपका गलत है। और जब भी मैं पहले से भी बताते आ रहा हूँ कि अगर कोई विकल्प एक तरफ ले जाए, दबाव डाले, ठीक है, तो वो विकल्प से सही नहीं होता। और यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर दबाव डाला जा रहा है कि सदा दूसरों की बात सुनने की आदत का विकास। ऐसा विकास कर दिया जाए कि वो सदा दूसरों की बातों को सुने लेकिन अपनी बातों को ना कहे, तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है बच्चों में तीव्र गति से पढ़ने की कुशलता का विकास। देखिए, हमारा उद्देश्य कभी ये नहीं होता है कि बच्चा तीव्र गति से पढ़े, हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चा पढ़ने के बाद से अर्थ ग्रहण कर पाए। ठीक है, पर तीव्र गति से भी पढ़ने से अधिक जरूरी क्या होता है कि पढ़ने के बाद से अर्थ ग्रहण कर पाए। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। चौथा कह रहा है बच्चों में तीव्र गति से लिखने की कुशलता का विकास। तीव्र गति से लिखने की कुशलता का विकास, ये भी आपका गलत है। और ये दोनों विकल्प देखिए एक तरफा हैं। और ये दूसरा विकल्प देखिए एक की क्या कर रहा है, ये दबाव डाल रहा है एक दिशा में। तो जो विकल्प एक तरफ लेके जाए और जो विकल्प दबाव डाले, वो विकल्प कभी सही नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन पहला है ये बिल्कुल सही है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे की भाषा का आकलन करते समय पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। मतलब प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का जब आकलन किया जाए तो किस पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए एक शिक्षक को। आलंकारिक भाषा प्रयोग, मतलब जो बच्चा भाषा का प्रयोग करता है उसमें वो ऐसे शब्दों को प्रयोग कर पाए जो साहित्यिक हो। ठीक है, जिससे भाषा का क्या हो, भाषा अलंकारिक हो जाए। दूसरा कह रहा है व्याकरणिक ज्ञान, कि बच्चे को व्याकरण का अच्छे से ज्ञान हो। तीसरा कह रहा है भाषा प्रयोग की क्षमता। भाषा प्रयोग की क्षमता से हमारा तात्पर्य है कि वो बच्चा जो है वो भाषा को किस हद तक प्रयोग कर पाता है, उसमें कितना भाषा प्रयोग में कितना दक्षता प्राप्त कर लिया है। चौथा है साहित्यिक रचनाओं की जानकारी, कि बच्चे को खूब सारी साहित्यिक रचनाओं की जानकारी हो। तो देखिए, यहाँ पे अलंकारिक भाषा का प्रयोग हमारा कहीं भी, चाहे प्राथमिक स्तर हो या कोई भी स्तर हो, वहाँ पे भाषा का आकलन का जो सर्वाधिक ध्यान देने का उद्देश्य होता है वो अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भाषा प्रयोग होता है। ठीक, कि बच्चा भाषा सीखने में कितना दक्षता प्राप्त कर लिया है, भाषा को किस हद तक वो प्रयोग कर पाता है अपने जीवन में। ठीक है, और जब वो भाषा प्रयोग करना सीख जाएगा तो उसी में आपका अलंकारिक भाषा प्रयोग भी आ जाएगा। ठीक है, व्याकरणिक ज्ञान ये भी नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चा ना ही उतना व्याकरण पढ़ता है, और दूसरी बात है जब वो भाषा प्रयोग जान जाएगा तो अपने आप वो व्याकरण भी सीख जाएगा। सी कह रहा है भाषा प्रयोग की क्षमता, ये आपका बिल्कुल सही है कि आपको ये देखना है कि बच्चा किस हद तक, उसमें किस क्षमता तक भाषा का प्रयोग कर पाता है। और जब उसमें भाषा प्रयोग की क्षमता का आप जांच करेंगे तो वहाँ पे आप आलंकारिक भाषा प्रयोग भी जांच लेंगे, उसका व्याकरणिक ज्ञान भी जांच लेंगे। ठीक है, डी कह रहा है साहित्यिक रचनाओं की जानकारी। ये ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चा हमारे प्राथमिक स्तर पर बहुत सारे साहित्यिक रचनाएं जान जाए। तो आपका जो तीसरा विकल्प है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और एक चीज़ देखिए कि जो आपका पहला विकल्प है और दूसरा विकल्प है वो सी में आके निहित हो जा रहा है, क्योंकि जब भाषा प्रयोग की क्षमता का ज्ञान करेंगे तो वहाँ पे उसके व्याकरण का भी ज्ञान हो जाएगा और आलंकारिक भाषा प्रयोग का भी एक तरह से ज्ञान हो जाएगा। तो जो विकल्प हमारे यहाँ पे सबसे सही होगा, सबसे शुद्ध होगा, वो होगा तीसरा विकल्प। आइए हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण है। मतलब जो बच्चे होते हैं वो बोलते समय हकलाते हैं, तो इसका एक संभावित कारण क्या है। शिक्षक का विलंब से आना, बोझिल परीक्षाएं, पाठ्यक्रम का बोझ, आत्मविश्वास का अभाव। देखिए, शिक्षक का विलंब से आने से और बच्चे के हकलाने से कोई संबंध नहीं है। शिक्षक चाहे समय से आए या विलंब से आए, इससे हकलाने की कोई भी, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं होता है। बोझिल परीक्षाओं से भी हकलाने का कोई संबंध नहीं, क्योंकि परीक्षाएं तो
केवल 2 बार 3 बार होती हैं एक अपना वर्ष में, लेकिन हकलाने की जो समस्या है वो लगातार बनी रहती है। ठीक है, तो बोझिल परीक्षाओं से भी इनका कोई संबंध नहीं है। पाठ्यक्रम का बोझ, इसका भी कोई संबंध नहीं होता। आपका संबंध क्या होता है? आत्मविश्वास का अभाव। ठीक है, ए विकल्प आपका सही। और इसको आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि आपको खुद 400-500 लोगों के बीचों में माइक पे बोलना है स्टेज पे जाके, तो वहाँ पे भी आपके साथ ये आपकी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको भी हकलाने की समस्या आ जाए। वहाँ पे क्या होता है, नर्वस हो जाता है बच्चा या कोई भी बड़ा आदमी भी नर्वस हो जाता है और वहाँ पे आत्मविश्वास का अभाव हो जाता है। तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आइए अपने चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो जो, मतलब जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे के पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चों के सामने जटिल चुनौतियां रखे, मतलब ऐसी भाषा हो कि जो बच्चों को पढ़ने में कठिनाई महसूस कराए, उनके सामने जटिल चुनौतियां रखे। बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, मतलब ऐसी भाषा हो कि जिनको बच्चा अपने घर से सुन के आया हो, उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हो। तत्सम प्रधान शब्दावली से परिचित कराए, मतलब ऐसी भाषा हो जो तत्सम प्रधान शब्दावली से परिचित कराए कि उसमें तत्सम के संस्कृत के ज़्यादा शब्द हों। ठीक है, ऐसी तद्भव प्रधान शब्दावली से परिचित कराए, मतलब आपके जो तद्भव शब्द हैं उनकी प्रधानता ज़्यादा हो पाठ्य पुस्तक में। तो देखिए, बच्चों के सामने जटिल चुनौतियां रखे, हमें ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना है कि बच्चों के सामने जटिल चुनौतियां रखे, बल्कि ऐसे भाषा का प्रयोग करना है कि जो उनको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये विकल्प आपका गलत है। दूसरा है कि बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, ये बात आपका बिल्कुल सही है। जब भी कुछ भी पढ़ाना हो या भाषा प्रयोग ही सिखाना हो तो हमें क्या करना है कि जो बच्चे का कोई भी विषय वस्तु हो, जिसे पढ़ाना हो या जिसे सिखाना हो, तो अगर वो बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई होती है तो उसे बच्चा आसानी से सीख जाता है, उसे समझने में उसको आसानी होती है। ठीक है, तीसरा है तत्सम प्रधान शब्दावली से परिचित हो, ये आपका गलत है। और तद्भव प्रधान शब्दावली से परिचित हो, ये भी गलत है। देखिए, तत्सम प्रधान शब्दावली से परिचित करा, ये आपका क्यों गलत है? क्योंकि ये आपको एक दिशा में लेके जा रहा है, और मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूँ कि जो भी विकल्प हमको एक दिशा में लेके जाए वो विकल्प हमारा गलत होता है। यहाँ बस तत्सम पे ध्यान दिया जा रहा है और अन्य शब्दों को छोड़ दिया जा रहा है। यहाँ पे बस तद्भव को ध्यान दिया जा रहा है और अन्य शब्दों को छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, जब भी हमको देखना है तो सारे पक्षों को देख कर चलना है। ठीक है, तो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, ये आपका सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक, पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। पांचवा प्रश्न है कि पहली कक्षा की अनीता चित्रात्मक किताब के चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। अनीता कोई बच्ची है जो कि पहली कक्षा की हो, चित्रात्मक किताबों को गौर से देख रही है और उसके बारे में कुछ समझ के अपने बच्चों से बात कर रही है। ठीक, तो उसका कारण क्या है? चित्रों को देखकर मात्र पृष्ठ पलट रही है, अर्थ के साथ पढ़ रही है, निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है, अपने दोस्तों का ध्यान बटा रही है। देखिए, जो भी विकल्प, कोई भी प्रश्न हो पैडागॉजी में, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे ईवीएस का हो, जो भी विकल्प बच्चे की बुराई करे, बच्चे के हित में ना हो, वो विकल्प हमारा हमेशा गलत होता है। तो चित्रों को देखकर मात्र पृष्ठ पलट रही है, ये विकल्प आपका बच्चे की बुराई कर रहा है। ठीक, ऐसा वो नहीं कर रही है। अर्थ के साथ पढ़ रही है, ये आपका बिल्कुल सही है। और ये भी अभी समझ में आएगा कि क्यों अर्थ के साथ पढ़ रही है, भी एक्सप्लेन करूंगा तो ये विकल्प आपके समझ में आ जाएगा। सी कह रहा है निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है, ऐसा नहीं है कि निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है। जो पहली कक्षा का बच्चा होता है वो किताबों के साथ कभी भी निरर्थक समय व्यतीत नहीं करता है, वो या तो बैठ के पढ़ेगा या तो खेल खेलेगा। किताब के साथ बैठा है, उससे बात कर रहा है अपने अन्य साथियों के साथ, तो अपना समय व्यतीत नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अपने दोस्तों का ध्यान बटा रही है, तो ये भी आपका गलत है। केवल ध्यान बटाने के लिए वो किताब खोल के अन्य भी गतिविधियों के माध्यम से अपने दोस्तों का ध्यान बटा रही है। देखिए, अर्थ के साथ पढ़ रही है, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। और क्यों सही है? क्योंकि आप कई पाठ में देखेंगे कि हिंदी में या फिर अन्य भाषाओं की जो किताबें हैं उसमें देखेंगे कोई कहानी है तो उसमें चित्र वगैरह भी साथ में दे दिया जाता है कि इसके माध्यम से बच्चा देख करके एक अनुमान लगाता है। ठीक है, ऐसे शेर का और अन्य जानवरों का कोई कहानी है और शेर उस कहानी में राजा है, तो शेर को किसी ऊंचे स्थान पर बैठा दिया जाएगा और अन्य जानवर नीचे बैठेंगे, तो वहां से वो समझेगा कि जो शेर है वो राजा की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो चित्र को देखकर बच्चे अर्थ के साथ पढ़ते हैं और भाषा की किताब हमेशा चित्रात्मक होनी भी चाहिए। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की किताब में किन चीज़ का महत्व है, तो वहाँ पर जो चित्र होते हैं उनका उचित महत्व होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करें, अर्थ के साथ पढ़ रही है, बाकी सब आपका गलत है। छठवें प्रश्न की ओर आते हैं। छठवां प्रश्न आपका है हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य शब्द है।
अधिक उच्चारण त्रुटियां, मानक भाषा का प्रयोग, अधिक त्रुटियां, बहुभाषिकता। देखिए अधिक उच्चारण की त्रुटियां ये अनिवार्य सत्य नहीं है, ठीक है, ये सत्य है, लेकिन अनिवार्य सत्य का मतलब है कि जो होना ही होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप रोकेंगे नहीं, जिसको आप बुरा नहीं मानेंगे। तो अधिक उच्चारण त्रुटियां ये अनिवार्य सत्य नहीं होता है, ठीक। मानक भाषा का प्रयोग, मानक भाषा का मतलब है कि जो आपके विद्यालय की भाषा है केवल उसी भाषा का ही प्रयोग किया जाए, तो ये बात गलत है, ठीक। ऐसा नहीं करना होता है कि जो बच्चा अपने घर से भाषा लेकर के आता है, हमारा एनसीएफ कहता है, हमारा जो एनसीएफ 2005 का एनसीएफ है वो कहता है कि जो बच्चे की मातृभाषा होगी उसकी प्राथमिक शिक्षा उसी में उसको दी जाएगी, ठीक है। तो मानक भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल भी प्राथमिक स्तर पर उचित नहीं है। अधिक त्रुटियां, देखिए त्रुटियां ठीक है, अधिक त्रुटियां ये भी क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, ठीक है, और अनिवार्य सत्य ये नहीं हो सकता। बहुभाषिकता है आपका बिल्कुल सही है, इसका जो एनसीएफ है आपका इसका सपोर्ट करता है बहुभाषिकता का, ठीक है। तो बहुभाषिकता एक अनिवार्य सत्य है कि क्लास में कई पृष्ठभूमि के बच्चे आएंगे, कई बैकग्राउंड के बच्चे आएंगे और उनके भाषाओं में विविधता होगी, और इसी विविधता के कारण कक्षा में बहुभाषिकता जन्म लेगी। और बहुभाषिकता को हमें क्या करना है, सम्मान के रूप में देखना। और एक क्या होती है, हमारी कक्षा के लिए, बच्चे के अधिगम के लिए यह एक अच्छा उपागम होता है, ठीक है। तो बहुभाषिकता आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। कोई बच्ची है आपकी क्लास में जिसका नाम है रेखा, वो हिंदी भाषा में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस कर रही है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। रेखा को समझाएंगे कि वह घबराए नहीं, चलिए ठीक है। उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे, ये भी ठीक है। उसे रटवाएंगे कि हिंदी में क्या कहना है। देखिए रट करके तो कभी बात कहा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। कुछ शब्दों के उत्तर, कुछ प्रश्नों के उत्तर बच्चा रट सकता है, जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन, इतना बच्चा रट लेता है, लेकिन वो रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आता है, ठीक है। हाउ आर यू के जगह पे कोई अन्य शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है, अन्य वाक्य बोल दिया है कि हाउ इज योर लाइफ गोइंग, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि बात तो वही है लेकिन थोड़े से शब्द परिवर्तन के साथ बोला, तो रटा रटाया ज्ञान हमारा बेकार हो गया, ठीक। उसे डांटेंगे कि वह इतना क्यों घबराती है। देखिए बच्चों को डांटना क्या है, गलत है। हमें बच्चों का हमेशा सम्मान करना है, डांटना तो नहीं है, ठीक। जहाँ डांटना हो, जहाँ उनको मतलब अवसर कम दिया जाना हो, ये सब विकल्प जहाँ पे होते हैं वो गलत होते हैं। उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना होता है, डांटना नहीं होता है, उनको सपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो देखिए आपका विकल्प बच रहा है पहला और दूसरा। रेखा को समझाएंगे कि वह घबराए नहीं, उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे। देखिए ये बात बढ़िया है कि रेखा को आप समझाइए कि वह घबराए नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़िया बात क्या है कि उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे। देखिए जो बच्ची है वो हिंदी में अपनी बात को कहने के लिए घबराहट महसूस कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो अन्य भाषिक क्षेत्र से आई है, उसको कोई और भाषा आता है, ठीक है। तो उसको आप क्या कहेंगे कि अपनी बात को अपने ही भाषा में बोलो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में ही बोलो, ठीक है। तो आप यहाँ से एक एक तरह से आप यहाँ क्या कर रहे हैं, एक तरह से आप यहाँ बहुभाषिकता का, ठीक है, मातृभाषा का सम्मान कर रहे हैं। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि जो पहला विकल्प है वो भी गलत नहीं है, लेकिन पहले से ज़्यादा हमारा बढ़िया क्या है, दूसरा। क्योंकि बस समझा देना कि घबराए नहीं, इसका मतलब अभी भी आप यही चाह रहे हैं कि हिंदी में ही अपनी बात को कहें, लेकिन दूसरे विकल्प में क्या है कि आप उसको कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, आप अपने ही भाषा में अपनी बातों को कह दो। तो ये आपका जो दूसरा विकल्प है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मातृभाषा का, बहुभाषिकता का सम्मान कर रहा है। आठवें प्रश्न की ओर आते हैं। आठवां प्रश्न आपका देखिए दिया हुआ है, परीक्षण का अर्थ है। जो परीक्षण होता है उसका अर्थ पूछ रहा है, ज्ञान क्षमता स्पेस का किसी भी विधि से मापन। देखिए पहला विकल्प है प्रदर्शन, दूसरा विकल्प है व्याकरण, तीसरा विकल्प है साहित्य, चौथा विकल्प अक्षमता। देखिए हमको परीक्षण में चारों चीज़ों का मापन करना होता है, ठीक है। आप अक्षमता शब्द को निगेटिव मत लीजिएगा, ये भी परीक्षण का ही हिस्सा है। हम ये देखते हैं कि बच्चा हमारा अक्षम कहाँ है, वहाँ पे कहाँ उस अक्षमता को प्राप्त नहीं कर पाया, ताकि हम उसकी कमियों को जानें और उसका उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या करें, उस कमी का, उस कठिनाई का हम क्या करें, सॉल्व कर दें उस कठिनाई को, ठीक है। तो अक्षमता को आप निगेटिव मत लीजिएगा, ठीक है। अक्षमता भी हमारे परीक्षण का ही एक भाग होता है, ठीक। तो आइए देखिए यहाँ पे विकल्प क्या दिया हुआ है, परीक्षण। देखिए यहाँ पे जो आपका परीक्षण नहीं प्रदर्शन है, या जो आपका प्रदर्शन है ये बिल्कुल सही है। अब प्रदर्शन क्यों सही है ये समझिए। प्रदर्शन इसलिए सही है क्योंकि जो आपका व्याकरण है, साहित्य है, अक्षमता है,
प्रदर्शन के माध्यम से आप इन तीनों को जांच लेंगे। ठीक है, ये जो तीनों है ना, इन तीनों को आप प्रदर्शन, क्योंकि जब वो प्रदर्शन करेगा तो वहाँ पे आप देख लेंगे कि उसका व्याकरण ठीक है कि नहीं। आप ये भी प्रदर्शन में देख लेंगे कि साहित्य का ज्ञान है कि नहीं, और जो अक्षमता होगी तो अपने आप जाहिर हो जाएगी। तो प्रदर्शन यहाँ पे सबसे अच्छा विकल्प है, और जो विकल्प सारे विकल्पों को अपने में निहित कर ले, अपने में मिला ले, वही विकल्प हमारा सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो प्रदर्शन विकल्प है वो आपका सबसे अच्छा है। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां, यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है। देखिए दोस्त, बच्चे जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ठीक, हमारा जो संरचनावाद है वो ये कहता है कि जो हमारा बच्चा है वो ज्ञान का क्या होता है, सक्रिय सक्रिय निर्माता होता है। ठीक है, और पियाजे इसको क्या देखते हैं, एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं। एक वो पियाजे कहते हैं कि बच्चा तोड़ फोड़ करेगा, दुनिया में जाएगा, सीखेगा। ठीक है, तो ये आपका एक कथन क्या पूछा हुआ है कि यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अब देखिए, जब बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है तो वो समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं ही करेगा। ठीक, इस बात को पियाजे भी मानते हैं। तो ये बात आपका पूर्णतः सत्य है। ठीक है, क्या है, यह बात आपका पूर्णतः सत्य है कि बच्चा हमारा जो है वो जिज्ञासु होता है, सक्रिय होता है और स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, ये देखिए पूर्णतः असत्य है, ये आपका गलत है। आंशिक रूप से सत्य, देखिए दोस्त, जब भी आपको विकल्प ऐसा मिले कि आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है, तो वो विकल्प आपका कभी भी सही नहीं होता। वहाँ 100%, देखिए मैं 100% कह रहा हूँ कि वो विकल्प आपका गलत होता है। ठीक है, वहाँ 99.0.9% भी चांस नहीं होता है कि वो विकल्प आपका सही है। क्योंकि देखिए, कोई बात या तो पूरी रूप से सही होती है या तो मतलब पूरी रूप से गलत होती है, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं होती है। कोई भी ऐसा दुनिया में जानकारी नहीं है कि जो आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से असत्य हो। जो भी होगा वो पूर्ण सत्य होगा, जो भी होगा वो पूर्ण असत्य होगा। तो ये आंशिक वाला आपका विकल्प आप छांट दीजिएगा, हमेशा गलत ही होता है। तो ये बात आपकी क्या है कि बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बात आपका पूर्णतः सत्य है, निराधार नहीं है। निराधार का मतलब होता है जिसका कोई आधार नहीं हो, जिसका कोई मतलब ना हो, मतलब फिजूल का हो, तो निराधार नहीं है। ये बात आपका पूर्णतः सत्य है। ठीक है, जहाँ बच्चे के हित के बारे में हो, जहाँ बच्चा सक्रिय हो, जहाँ बच्चा कुछ बढ़िया कर रहा हो, तो वो सब कुछ सत्य है। ठीक, आपको उसको अच्छे नज़रों से देखना। आइए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है? जिज्ञासा, अभ्यास, अनुकरण, उपयुक्त सभी। देखिए, इस प्रश्न को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो बालक होता है, एक प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कौन सा सोपान ऐसा है जिस सोपान में बालक के अंदर भाषा का जन्म हो जाता है। ठीक है, कि किस सोपान में बच्चे के भीतर भाषा जन्म ले लेती है। तो इसको देखिए, जो बच्चा होता है उस जन्म के बाद, ठीक है, बच्चा जन्म लिया, जन्म के बाद वो अपने अभिभावकों को बोलते हुए देखता है, ठीक है, बात करते देखता है। तो उसके अंदर जो सबसे पहला सोपान होता है वो होता है जिज्ञासा। उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमारे अभिभावक, हमारे घर के लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो फिर उन शब्दों का वो अभ्यास करता है। ठीक है, देखिए मैं लिख के समझाता हूँ। पहले जिज्ञासा आती है, ठीक है, जिज्ञासा के बाद बच्चा अनुकरण करता है। ठीक है, अनुकरण करता है। ठीक है, अनुकरण के बाद क्या करता है, अभ्यास करता है। ठीक, अनुकरण के बाद अभ्यास, अभ्यास के बाद से वो बोलना सीख जाता है। ठीक है, अभ्यास के बाद से वो बोलना सीख जाता है। तो किस सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है? तो देखिए, जब बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद अपने अभिभावकों को, अपने घर के लोगों को अनुकरण के द्वारा सुनता है, और सुन करके उसके अंदर क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अनुकरण के बाद क्या होता है, अनुकरण के बाद यहाँ पे जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। फिर अनुकरण के बाद जिज्ञासा उत्पन्न होती है, फिर आपका वो अभ्यास। ठीक है, कि सबसे पहले बच्चा अनुकरण कर, सबसे पहले बच्चे के अंदर जिज्ञासा आती है, जिज्ञासा के बाद वो अनुकरण करता है, अनुकरण के बाद अभ्यास करता है, अभ्यास के बाद वो बोलना सीख जाता है। तो यहाँ पे जो आपका पहला विकल्प है वो आपका कौन सा है, वो आपका जिज्ञासा सही हो जाएगा। क्योंकि किस सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है, तो जिज्ञासा के द्वारा। जिज्ञासा के समय ही उसके अंदर क्या होता है, भाषा का जन्म हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके अंदर बीटीसी और बीएड के दौरान एडमिशन लेने के बाद जब आप टीचिंग किए होंगे, तो उसी समय आपके अंदर टीचर का जन्म हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही बालक के अंदर भी जिज्ञासा के समय ही, जब वो दूसरों को देखता है बोलते हुए अपने समाज में, अपने पर्यावरण में,
तो उसके अंदर जिज्ञासा जब जन्म होती है तो तभी उसके अंदर क्या होता है, भाषा का भी जन्म हो जाता है। और जिज्ञासा के बाद क्या करता है, वो अनुकरण करता है, अनुकरण के बाद अभ्यास करता है, ठीक है, तब जाके वो बोलना सीख जाता है। तो यहाँ पे जो आपका पहला विकल्प है जिज्ञासा, वो सही है। जिज्ञासा के बाद क्या करेगा, जिज्ञासा के बाद ये आपका दूसरा विकल्प है कि अनुकरण करेगा, अनुकरण के बाद ये आपका तीसरा है कि अभ्यास करेगा, और फिर आपका चौथा बोलना सीख जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को और इस प्रश्न के हल करने के तरीके को। ठीक है, आइए 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, कह रहा है 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख है। देखिए पूछ रहा है कि हिंदी, इतना देखिए आपसे इतना बड़ा प्रश्न पूछ के सीधा सीधा पूछ रहा है कि हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो कह रहा है 21A में है, 343 में, अनुच्छेद 334 में, अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, तो देखिए जो आपके हिंदी की राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, आपका अनुच्छेद 343 में, और ये आपका अगर भाग पूछ ले कि संविधान के किस भाग में है, तो आपका भाग 17 में, भाग 17 के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट आर्टिकल फर्स्ट के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है, और देखिए 343 से, ठीक है, 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारे संविधान में केवल भाषाओं के बारे में ही लिखा गया है, प्रावधान किया गया है। तो आपके यहाँ 343 आपका क्या हो जाएगा, ये भी भाषा से ही संबंधित है, लेकिन राजभाषा होने का उल्लेख इसमें नहीं है। 343 फर्स्ट में है, नहीं दोस्त यहाँ तो, अच्छा नहीं, यहाँ 443 है। ठीक है, गलत है, ये 443 दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये 343 नहीं है, तो ये आपका गलत है, ये भाषा से संबंधित नहीं। 343 से 351 तक आपका क्या है, भाषा से संबंधित है। और आपका जो ये अनुच्छेद 21A है वो क्या करता है, देखिए आपका जो अनुच्छेद 21 है वो जीवन जीने का अधिकार देता है। ठीक है, कि हर एक प्राणी को, हर एक भारतीय को जीवन जीने का अधिकार होगा, और जीवन जीने से संबंधित जितने भी अधिकार हैं उसको इसमें शामिल किया गया है, इनके सबऑर्डिनेट आर्टिकल्स में शामिल किया गया है। तो ये आपका 21A क्या करता है, ये आपको देता है, आपको अथवा किसी भी भारतीय नागरिक को शिक्षा का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसी के माध्यम से आपका क्या है, प्राथमिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये आपका अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन में, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, 86वां संविधान संशोधन था आपका। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया और सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया। ठीक है, और एक अब हुआ 86वां संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे उत्तर है, राजभाषा का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 343 फर्स्ट में है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि भारत बहुत ही विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पे कई सारी भाषाएं हैं, तो यहाँ पे किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना सही नहीं था। ठीक है, क्योंकि अन्य लोगों के लिए समस्याएं होती, तो यहाँ पे हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भी भाषा को नहीं दिया गया। ठीक है, तो आपके भाग 17 में 343 से 351 तक भाषा से संबंधित उल्लेख है, और 343 के आर्टिकल फर्स्ट में, सबऑर्डिनेट आर्टिकल फर्स्ट में आपके हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है। 21A में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन आपका दिया गया, जो कि कब जोड़ा गया हमारे संविधान में, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्त, हमारा यहाँ सेशन खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन को समझने में कुछ समस्या ही है तो आप एक बार क्लास को फिर से रिवीजन करिएगा, दोबारा देखिएगा, और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, आपको जो इस क्लास का PDF है, जो भी क्लासेस डेली होती हैं उन क्लासेस का PDF टेलीग्राम चैनल सीटेट मंत्रा पर डेली के डेली आंसर्स के साथ उपलब्ध करा दिया जाता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाके सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल को वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको सारे PDF, सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। आपको हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे भी जाके आपको फॉलो कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट होगी क्लास से रिलेटेड या कैसे भी, तो आपको सबसे पहले वहीं पे सूचना मिलेगी। ठीक है, तो आपको इतना करना है,
और अगर आपके अंदर कोई भी समस्या है कि तैयारी कैसे करना है, स्ट्रेटजी क्या हो, किताबें क्या हो, तो इसके भी लिए मैंने वीडियो बनाई है, आपको चैनल पे जाके उन वीडियोस को भी देख लेना है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कल हम एक अगली क्लास के साथ। ठीक है दोस्त, तब तक आप इसको देखिए, रिवाइज करिए, एक बार यहाँ से पढ़िए, फिर जाइए PDF अपना देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल।